नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। कांगो मामले को नस्ली हिंसा मानने से विदेश मंत्री का इनकार। अफ्रीकी छात्रों और नेताओं से मुलाकात में दिया सुरक्षा का भरोसा। हमले रोकने के लिए तंत्र बनाने की तैयारी। एनडीए सरकार के 2 साल के जश्न पर सोनिया गांधी का वार। कहा, शहंशाह नहीं है प्रधानमंत्री। परिवार के खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप। बीजेपी ने कहा, बयानबाजी कर रही है सोनिया। भारत और मोरक्को के बीच विदेश सेवा संस्थानों और संस्कृत के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। रबात में उपराष्ट्रपति और मोरक्को के प्रधानमंत्री की मुलाकात। कई दूसरे मसलों पर भी चर्चा। पुलगांव हथियार डिपो में आग से 2 अधिकारियों समेत 16 की मौत। हादसे की जांच के आदेश। रक्षा मंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर लिया हालात का जायजा। श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग को फिर से एनजीटी की फटकार। 1 हफ्ते में 5.25 करोड़ का जुर्माना भरने के आदेश। यमुना किनारे महोत्सव करने पर लगा था जुर्माना। और आइए देखते हैं पहली खबर। सेना ने महाराष्ट्र के पुलगांव हथियार डिपो में आग लगने की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस घटना में 2 अधिकारियों, 13 अग्निशमन कर्मियों और 1 सेना के जवान की मौत की खबर है, जबकि 15 लोग घायल बताए जाते हैं। वर्धा के केंद्रीय हथियार डिपो में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। हर तरफ तबाही का मंजर है। हादसे के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने घटनास्थल का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। जो उसका कारण है वो कारण आर्मी की इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद समझ जाएगा, लेकिन प्राथमिकतः इसमें घातापात की आशंका बहुत कम है, करीबन नहीं है। पुलगांव में सेना का सबसे बड़ा हथियार डिपो है। सोमवार रात इसमें आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि आसपास का इलाका खाली कराना पड़ा। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन जान और माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। It's a large depot spread over nearly 7,000 acres and is an important ammunition depot of the Indian Army. But the Army has ordered an inquiry to investigate into the accident. घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस घटना पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है ये डिपो था जहां पर एम्यूनिशन के लिहाज से अगर भारतीय सेना को देखें, और इतनी बड़ी एक आग का लगना, भले ही नकार रहे हों लोग, आधिकारिक तौर पर कुछ भी बात ना हो, लेकिन आपके नज़रिए से समझना चाहूँगा, क्या एक साजिश भी दिखती है या फिर कोई दूसरे कारण भी दिखते हैं? देखिए, इसके अभी ये कहना कि कारण क्या था यह तो कठिन होगा और मेरे लिए ये सही भी नहीं होगा, लेकिन मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी डिपो में चारों तरफ काफ़ी जंगलात किस्म के हालात होते हैं, पेड़ होते हैं और गर्मी के मौसम में सूखी घास होती है। उस घास में कभी आग लग सकती है। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। एक जगह शायद आपको मालूम होगा, जब घास में थोड़ी सी आग लगती है तो घास बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जिस तरह से आपने देखा उत्तराखंड में बड़ी भारी आग लगी। तो इस किस्म से कोई ज़रा सी भी चिंगारी कहीं निकल जाए इस गर्मी के मौसम में, जब घास बिल्कुल सूखी होती है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से आग लगी हो। दूसरी वजह मैं बताऊं आपको कि कभी कभी क्या होता है कि इसके हालांकि एसओपी बड़े क्लियरली लिखे गए हैं कि घास को बड़ा होने नहीं दिया जाएगा, घास को टाइमली काटा जाएगा और घास की प्रूनिंग की जाएगी कंटिन्यूसली थ्रू आउट ईयर, पर्टिकुलरली इन समर्स जी। लेकिन हो सकता है कि शायद ये किसी वजह से ना हो पाई हो, उस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
लेकिन दूसरी जो एंगल इसका है, जो हमें अवश्य देखना चाहिए और बड़ी गौर से देखना चाहिए, कि क्या इसमें कोई एंटी नेशनल एलिमेंट का हाथ तो नहीं है, क्या इसमें कोई टेररिज्म का एंगल तो नहीं है, क्या इसमें कोई ऐसा इंडिकेशन तो नहीं है कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कराए। आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस किस्म की डिपो में बहुत तादाद में एमिनेशन रखा जाता है। ज़रा से आपको टेक्निकल बातें बता दूं अगर आप चाहें तो, कि आर्मी के अंदर एक यूनिट में ऑन स्केल वेपन का होता है, जो एक हथियार के ऊपर एमिनेशन कितना लागू है वो हथियार के संग रहता है जवान के पास। उसके बाद एक फर्स्ट लाइन एमिनेशन में एक यूनिट रिजर्व होता है जो कि यूनिट के अंदर रखा जाता है। उसके बाद इसका सेकंड लाइन होता है जो हमारे फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेसिस में रखा जाता है, जो बैटल एरियाज में जनरली होते हैं जी। और मेन जो हमारा WWR वॉर वेस्ट रिजर्व, जो कि कानून के मुताबिक 30 दिन का होना चाहिए, वो सेंट्रल डेपोज में रहता है। अब सेंट्रल डेपोज में हर एक किस्म का एमिनेशन होता है, मिसाइल्स होंगे, आर्टिलरी के शेल्स होंगे, टैंक एमिनेशन होगा, इंसेंडरी एमिनेशन होगा, स्मॉल आर्म्स एमिनेशन होगा, ग्रेनेड्स होंगे, किस्म किस्म के एमिनेशन होते हैं। यानी कि बड़े, और ये एमिनेशन बड़े हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, जरा सा भी इनका कुछ हो जाए तो ये एकदम से फट जाते हैं। तो इसीलिए सर यहाँ तो सिक्योरिटी, और अगर मैं कहूँ कि दूसरे जो सिस्टम है वो खासे जो है चौकस रहते होंगे। और लेकिन जब 17 जवानों की मौत की खबर मिलती है इसी मैं कहूँ हादसे में, तो ऐसा लगता है कि क्या एक बड़ी चूक कहीं हुई, या फिर हम उसे समझने में देरी हुई, या फिर उसको रिएक्ट करने में कहीं कोई देरी हुई, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या है कैजुअलिटीज की। बचाने के लिए इसकी कंटिन्यूअस और रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि शायद सर्विसिंग कार की और एयरक्राफ्ट की होती है, लेकिन सर्विसिंग एमिनेशन की भी होती है, सर्विसिंग मेंटेनेंस भी होती है। और हर एक एमिनेशन के बिन पे जब उसका लिखा होता है कि ये क्या एमिनेशन है, किस काम का एमिनेशन है, कितनी क्वांटिटी है, इसकी सफाई और इसकी मेंटेनेंस का शेड्यूल क्या है, और उसमें कॉलम बने होते हैं कि इसका वीकली है, कि मंथली है, कि क्वार्टरली है, जो भी उसका नियुक्त किया जाता है उस एमिनेशन के हिसाब से उसकी चेकिंग होती है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसको स्टोरेज किस तरह करना है, इसके चारों तरफ के ट्रेंच बनाने की जरूरत है, इसके एक रैक और दूसरे रैक के बीच में कितना फासला होना चाहिए, ये सब टेक्निकल बातें हर एक बिन पर लिखी होती हैं। और जो एक एक बिन के इंचार्ज होते हैं वो उसको डेली चेक करते हैं। उनका काम ही ये है कि उसको टिक करेंगे, और जो उसका नेक्स्ट सुपरवाइजर होगा उसको आके इनिशियल करेगा कि इससे ये एमिनेशन ठीक से चेक हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि SOPs तो अवश्य बहुत डिटेल्ड में होते हैं, लेकिन चिंता इस बात की रहती है कि क्या ये SOPs को लागू किया गया कि नहीं किया, इसमें कोई छूट हुई। अब देखिए ना आप, वो कमांडिंग ऑफिसर साहब, मैंने जैसे न्यूज में आ रहा है, खुद वहां पर गए और उन्होंने खुद जाके उसको बुझाने की कोशिश की, सिचुएशन कंट्रोल में लाने की कोशिश की, और उसमें वो अपनी जान खो बैठे हैं। तो इसमें डेडिकेशन का तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं कोई छूट हुई हो, वो इंक्वायरी बताएगी। लेकिन हमें जरूर ये देखना है कि इसमें कोई एंटी नेशनल एलिमेंट का हाथ तो नहीं है जी। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आर्मी के अंदर जो इसके SOPs है, जो इसकी डिटेल वर्कआउट की, उससे ज्यादा डिटेल हो ही नहीं सकती किसी वर्ल्ड। बिल्कुल आपने कहा, तो लेकिन मैं इसमें कोई आशंका, कोई डाउट नहीं है। मेरा एक सवाल ये था कि जो 17 लोग जिस तरीके से यहाँ पर जो वहाँ पे आग बुझाने के काम में लगे थे, उनकी डेथ हो जाती है, क्या इंटरनल सिस्टम, या फिर मैं कहूँ जैसा आपने कहा कि इतना बड़ा भंडार है कि अगर उसमें एक बार आग पकड़ती है तो फिर उसको बुझाने में खासी दिक्कत आती है, और शायद यही वजह है कि 17 लोगों की कैजुअलिटी हुई। आवाज नहीं आ रही मेरे पास। चलिए शंकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई तकनीकी दिक्कत है, लेकिन फिलहाल आपने जो टेक्निकल पॉइंट्स रखे हैं सामने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। ओबामा का हिरोशिमा दौरा, परमाणु मुक्त दुनिया बनाने पर जोर, अमेरिका जापान संबंध में गर्माहट, नई पहल, नया दौर। देखिए RSTV विशेष हिरोशिमा में ओबामा, शाम 7:30 बजे। मोरक्को दौरे पर उपराष्ट्रपति, अफ्रीकी देशों से मजबूत संबंधों पर जोर, कई समझौतों पर हस्ताक्षर। देखिए पहली खबर।
मोरक्को में उपराष्ट्रपति, रात 8 बजे। सोनिया गांधी ने रायबरेली में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जश्न को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और उन्हें शहंशाह कहकर तंज कसा। साथ ही आरोप लगाया कि साजिश के तहत उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार को आरोपों को साबित करने की चुनौती भी दी। कांगो के छात्र की हत्या के बाद भारत सरकार देश में रह रहे अफ्रीकी नागरिकों के बीच भरोसा जगाने में जुटी है। मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी छात्रों के समूह और राजनयिकों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने माना कि घटना बेहद दुखद है, लेकिन उन्होंने इसे नस्लीय हिंसा मानने से इनकार कर दिया। इतना बड़ा हादसा है, लेकिन तो भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला नहीं है, ये नस्ल भेद का केस नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि जो स्थानीय भारतीय लोग थे उन्होंने उस बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की। विदेश मंत्री ने मामले की तेजी से सुनवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय राज्य सरकारों और पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएगा। राज्य सरकारों के कमिश्नर पुलिस को साथ लेकर हर मेट्रो सिटी में जाएंगे और हर जगह जहां अफ्रीकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको बुलाकर उनके साथ बात करेंगे, उनको रीअश्योर करेंगे और हर स्टेट में हम ये सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही ऐसा तंत्र बनाने की तैयारी में है जिससे इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके। इससे पहले सोमवार को विदेश सचिव ने भी अफ्रीकी छात्रों के साथ बैठक की थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी अफ्रीकी नागरिकों पर हमले को लेकर चिंता जता चुके हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की मौजूदगी में भारत और मोरक्को ने आज 2 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इनसे सांस्कृतिक आदान प्रदान और विदेश सेवा संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर मदद मिलेगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जल प्रबंधन समेत कई अहम क्षेत्र में साथ काम करने को लेकर सहमति बनी। मोरक्को के प्रधानमंत्री अब्दिल्ला बेंकिरेन ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का अपने कार्यालय में गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। For our food security requirement, we need to take steps to expand and make this trade more robust. We can look at reactivating the Morocco-India Joint Commission to look at ways of enhancing bilateral trade and cooperation. इस मौके पर दोनों देशों के बीच जल संसाधन, टीवी प्रसारण, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी। साथ ही संस्कृति और अधिकारियों के प्रशिक्षण से जुड़े सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर जल प्रबंधन तक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। Trusted partner in India's engagement with the world. The contemporary world, Excellency, is confronted with global challenges ranging from terrorism to climate change. Both our countries share similar views on these issues. इससे पहले उपराष्ट्रपति मोरक्को के राजा मोहम्मद पांचवें की कब्र पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी और मोरक्को की संसद के निचले सदन के स्पीकर अब्दुल हकीम बेंचेमास से भी मिले और संसदीय संस्थाओं को मजबूत करने पर चर्चा की। विशाल कुमार जैन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, रबात, मोरक्को। और उपराष्ट्रपति के दौरे पर और बातचीत करने के लिए रबात से हमारी संवाददाता अनु दीवान सीधे जुड़ रही हैं। अनु, आज कई अहम मैं कहूँ कि समझौते जिन पर दस्तखत हुए हैं, सहमति बनी है, इसके अलावा और क्या कुछ जो एजेंडे में है बातचीत के और आगे का कार्यक्रम क्या है? बिल्कुल कविंद्र, आज 2 अहम मुद्दों पर जो है सहमति बनी है। बाकी 3 पर बातचीत जो है वो आखिरी चरण पे पहुंच गई है, लेकिन अभी उसके ऊपर साइन होना बाकी है। और अगर हम आगे की बात करें तो आगे जो है एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिटवीन मोरक्को और इंडिया को आज लॉन्च किया जाएगा देर शाम में। जिस तरह से यहाँ पे अभी
थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। और दूसरा, जिन 2 एग्रीमेंट्स पे साइन हुए हैं वो भी बेहद ज़रूरी थे मोरक्को और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर, जैसे कि एक कल्चरल एक्सचेंजेस प्रोग्राम जो उन्होंने जिसके ऊपर एग्रीमेंट, जिसके ऊपर सहमति की है, वो बेहद ज़रूरी था। और दूसरा, जो फॉरेन सर्विसेज को लेकर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो भी दोनों के संबंधों के लिए काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। अगर हम आगे बात करें तो आज जो है उपराष्ट्रपति और मोरक्को के प्रधानमंत्री जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को का लॉन्च करेंगे। और दूसरा, इमाम्स के साथ भी, उनके इमाम्स जो यहाँ के इमाम्स हैं उनके साथ उनकी एक वार्ता भी है देर शाम में। जी शुक्रिया आरू इस अपडेट के लिए आपका। तो सोनिया गांधी ने रायबरेली में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जश्न को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और उन्हें शहंशाह कहकर तंज कसा। साथ ही आरोप लगाया कि साजिश के तहत उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार को आरोपों को साबित करने की चुनौती भी दी। के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बरसीं। रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे आरोपों को उन्होंने राजनीतिक साजिश करार दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि उनके परिवार के खिलाफ सुनियोजित तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो। हाल ही में बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। सोनिया गांधी ने इस मामले में वाड्रा का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर हुए जश्न की भी आलोचना की। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है। देश में जब अभी भी गरीबी है, सूखा है, किसान परेशान है, तो इस तरह की शो सेटअप करना मुझे लगता मुनासिब नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है कि जब इस ढंग के शब्द शहंशाह जैसे बोलने शुरू किए श्रीमती सोनिया गांधी ने, इसका अर्थ हो गया कि तथ्यात्मक आधार पर ठोस सबूत पे शायद उनके पास जवाब देने के लिए नहीं है, इसलिए इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी वो कर रहे हैं। 2 साल पूरे होने पर केंद्र की एनडीए सरकार देश भर में कार्यक्रम कर रही है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की 57 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। रेल मंत्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, वरिष्ठ अधिवक्ता आर के आनंद समेत कई लोगों ने आज अपने पर्चे दाखिल किए। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 3 जून है। ज़रूरत पड़ी तो 11 जून को चुनाव होगा। 11 जून को ही नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को झटका देते हुए 4 करोड़ 75 लाख रुपए की बैंक गारंटी का प्रस्ताव खारिज कर दिया और 1 हफ्ते में जुर्माना भरने का आदेश दिया है। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि कार्यक्रम करने की अनुमति इसी शर्त पर दी गई थी कि जुर्माने की बकाया रकम समय पर अदा की जाएगी। दिल्ली में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के दौरान पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर एनजीटी ने श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कार्यक्रम के पहले संस्था ने 25 लाख रुपए जमा कराए थे, लेकिन बाद में इसके बदले बैंक गारंटी देने की बात कही गई थी। We had moved an application for replacing or for furnishing a bank guarantee of the balance amount, and that application has been dismissed. We are weighing our options, and we still have to have a look at the judgment. So we will read the judgment and then consider what we need to do, including maybe approach the Supreme Court. प्रधानमंत्री ने आज केंद्रीय सेवाओं में डॉक्टरों की आयु सीमा बढ़ाकर 65 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला आज से लागू होगा। 25 मई को सहारनपुर में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री ने देश भर में केंद्रीय और राज्यों में काम कर रहे सभी डॉक्टरों के रिटायर होने की आयु सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था। थार के रेगिस्तान में सरहदों पर पारा 55 डिग्री पार हो जाता है और इस हालात में आखिर भारत पाकिस्तान सीमा पर हमारे जवान किस हालात के बीच रहते हैं, ये जानने के लिए राज्यसभा टीवी ने खास तौर पर जैसलमेर सीमा की कुछ चौकियों का दौरा किया और ज़मीनी हालात समझने की कोशिश की। 55 डिग्री तापमान, चारों तरफ तपती रेत और
मुस्तैद जवान। ये थार का रेगिस्तान है जिसके नाम से पसीना आ जाता है, लेकिन सीमा की सुरक्षा में जुटे जवानों को ना तो गर्मी सताती है और ना ही लू का भय इनके इरादों को पिघला पाता है। गर्मी में रहना, यहाँ पे ड्यूटी देना, पर ये हमारा एम है कि ड्यूटी देना, धूप हो, गर्मी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ड्यूटी देना हमारा पहला एम है। जवानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बीएसएफ का पानी से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक पर खासा जोर रहता है। बॉर्डर पर काफी गर्मी, आप समझ सकते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड काफी हाई टेम्परेचर होता है। इसके लिए हमने जवानों को पूरा साजो सामान पहले से मुहैया कराया हुआ है, जैसे कि पीने के लिए ठंडे पानी के लिए कूलर, डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर। गर्मी से बचने के लिए जवान सिर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं और पानी की बोतल के साथ प्याज और नींबू भी साथ रखते हैं। जवानों का भी मानना है कि पहले के मुकाबले सुविधाओं में इजाफा हुआ है। पानी की है दिखते, टांके बना दिए हैं, गवर्नमेंट के टांके हैं, वाटर टैंक लगा रखे हैं, वाटर टैंक से वहाँ पानी चला जाता है। अब भी मतलब उस जितने कठिन नहीं है जितने अब है। उस समय पानी महंगा था, घी दूध सस्ता था। झुलसा देने वाली गर्मी और इतनी मुश्किलों के बाद भी हमारे जवान सरहदों की रक्षा में दिन रात जुटे रहते हैं। उनके जज्बे को सलाम। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, जैसलमेर। देश में विकास दर ने रफ्तार पकड़ी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी 7.9% तक पहुंच गई। ये उछाल विनिर्माण और कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के चलते हुआ है। चौथी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 9.3% और कृषि क्षेत्र में 2.3% की बढ़त रही, जबकि तीसरी तिमाही में ये 7.5% थी। इसके साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह 5 साल के सबसे उच्च स्तर 7.6% पर आ गई है। अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में तालिबान ने 16 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 35 लोगों को बंदी बना लिया। कुंदूज में अधिकारियों ने कहा कि काबुल से बंदशाह जा रही 4 बसों को तालिबान ने निशाना बनाया। बस से उतारकर यात्रियों की तलाशी ली गई। इसके बाद 16 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इन बसों में करीब 200 लोग सवार थे। इनमें से 35 को तालिबान ने बंधक बना लिया, जबकि बाकी को छोड़ दिया। और कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। राज्यसभा की कार्यवाही अब मौजूदा सदस्य के निधन के बाद सत्र के पहले दिन स्थगित नहीं होगी। हालांकि सदन में कामकाज शुरू होने के बाद अगर किसी सांसद का निधन होता है तो राज्यसभा को स्थगित किया जाएगा। 30,000 कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत खारिज कर दी। केजरीवाल ने कोर्ट में अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर शिकायत खारिज की। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दायर कहा था। आईएएस अधिकारी नीरज पवन और राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी अनिल कुमार को 4 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इन दोनों पर ही 1.5 करोड़ की रिश्वत के आरोप हैं। नीरज और पवन को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी को यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके नाम को मंजूरी दी। 1977 कैडर के आईपीएस बस्सी फरवरी 2016 में रिटायर हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत और बिजली की कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंकाई नौसेना अपनी समुद्री सीमा में घुसने के आरोप में 7 भारतीय मछुआरों को उसने गिरफ्तार किया। मछुआरों की नाव भी जब्त कर ली गई। सभी मछुआरे तमिलनाडु में। एडमिरल सुनील लांबा ने मंगलवार को नौसेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया। सुनील लांबा ने एडमिरल आर.के. धवन की जगह ली है। लांबा इससे पहले वेस्टर्न नेवल कमांड में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 58 अंक गिरकर 26,667 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 18 अंक गिरकर 8,160 पर।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने आभूषणों पर 1% टीसीएस को वापस ले लिया है। 1 जून से 2 से 5 लाख के आभूषणों पर यह टैक्स लागू किया जाना था। सरकार के इस कदम से देश में आभूषणों की बिक्री में सुधार दिख सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दिल का ऑपरेशन सफल रहा है। अब वो स्वस्थ बताए जाते हैं। यह ऑपरेशन लंदन के प्रिंस क्रॉस हॉस्पिटल में हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।